गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 6 में आ चुके हैं और हम लोग ज्योग्राफी में क्या कर रहे हैं, ज्योग्राफी का समग्र तैयारी कर रहे हैं। इस क्रम में हम लोग उसका क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं। ये सब पहले ही पढ़ाया जा चुका है। आज हम लोग सूर्यातप और तापमान यानी इंसुलेशन एंड टेम्परेचर के संबंधित जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं उन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। सूर्यातप यानी इंसुलेशन मतलब क्या होता है, तो हर कोई जानता है कि सूर्य से प्राप्त होती है क्या, तो ऊर्जा किस रूप में, तो ताप के रूप में प्राप्त होती है, जो लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी पर पहुंचती है और फिर बाद में दीर्घ तरंग के रूप में जब सूर्यास्त के बाद पृथ्वी के द्वारा रिटर्न कर दिया जाता है और इसी के कारण पृथ्वी गर्म हो जाता है। ये सब हम लोग जानते हैं। फिर हम लोग यह भी जानते हैं कि पृथ्वी गर्म कैसे होती है, गर्म। फिर उस काल में पृथ्वी का अल्बीडो यानी जो सूर्य की किरणें या ताप पृथ्वी पर आ गया उसको किस तरह से कितना अवशोषित किया जाता है और कितना रिफ्लेक्शन कर दिया जाता है, वही पृथ्वी का अल्बीडो होता है। फिर इसका हीट बजट होता है पृथ्वी का, यानी जितना 100 पॉइंट ऊपर से ऊर्जा आ रहा है सूर्य से ताप, तो वह कितना किस तरह से अवशोषित किया जा रहा है और फिर इसको कैसे रिटर्न कर दिया जाएगा, इन सब का जो एक बजट होता है वही क्या कहलाता है, तो पृथ्वी का ऊष्मा बजट या पृथ्वी का हीट बजट। इसके बारे में भी इन सब में पढ़ाई होती है। और तापमान किस तरह से निर्धारित होते हैं, इसके क्या क्या फैक्टर हैं, क्या क्या कारक हैं, और फिर तापमान का क्षैतिज वितरण, तापमान का पूरे दुनिया में सब जगह क्या एक तरह का तापमान है। फिर गर्मी के दिन में तापमान, ठंड के दिन में तापमान, ऊंचाई के हिसाब से वायुमंडल में तापमान की प्रकृति, बहुत तरह की बात होती है। फिर तापमान का व्युत्क्रमण यानी प्रतिलोपन, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ऊंचाई के साथ ऊपर जाएंगे हम लोग प्रत्येक 165 मीटर, तो 1 डिग्री तापमान क्या होगा, तो घट जाएगा। लेकिन कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि नीचे के तापमान से ऊपर का तापमान यानी कि क्षोभ मंडल में अधिक है, तो यही तापमान विलोपन है। इसके भी बहुत सारे कारक होते हैं, इसको भी आपको पढ़ना चाहिए। तो हम आशा करते हैं कि जो मेरा पहले इसका वीडियो देख चुका हो, इससे संबंधित एक यूजीसी नेट से संबंधित हम प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं उसमें सब है, तो वे लोग इन सारे क्वेश्चन को सही सलामत बना लेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, सौर स्थिरांक कितना होता है। जो सौर स्थिरांक याद कर लीजिए 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर है, यानी ये मान लेते हैं यह वर्ग सेंटीमीटर हो गया। इस पर सूर्य मान लेते हैं सन है, इनसे जो प्राप्त है यही ऊर्जा यह कैलोरी के रूप में इसको व्यक्त किया गया है। कितना है, तो 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर। 20 मार्च और 23 सितंबर को सूर्यातप सबसे अधिक कहाँ मिलता है, 20 मार्च और 23 सितंबर को। यह तो विषुव वाला समय हो गया, यानी मान लेते हैं कि यह 22 मार्च है और यहाँ पर 23 सितंबर है, यानी इस समय पूरी दुनिया में दिन और रात सब जगह एक बराबर होंगे। तो ऐसी स्थिति कब होगी, तो जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर 90 डिग्री पर हिट करे। सूर्यातप की सबसे ज़्यादा मात्रा प्राप्त होती है कब, तो उष्णकटिबंधों में प्राप्त होती है। अपसौर की घटना कब घटित होती है, एक होता है अपसौर और एक होता है उपसौर, यानी एपीहेलियन और पेरीहेलियन। तो हेलियन यानी सूरज, और तो इसका क्या होगा, अपसौर यानी 4 जुलाई को। मतलब क्या होगा, इस समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है वह मैक्सिमम है, उसको कहेंगे अपसौर। और उपसौर तो यह दिसंबर में होगी, जिस समय सूरज दक्षिणायन होगा और उस समय सूरज और पृथ्वी की जो दूरी है वह मिनिमम होगी। उपसौर की घटना में पृथ्वी की दूरी क्या होती है, उपसौर की बात आ गई है, तो पृथ्वी की दूरी उपसौर में निकटतम होगी। सूर्यातप की प्राप्ति में अत्यधिक विषमताएं कहाँ होती है, तो सूर्यातप की जो प्राप्ति है उसमें अत्यधिक विषमताएं की बात पूछी जा रही है। तो सबसे अधिक जो हीट का वेरिएंट है यानी तापांतर मिलेगा, वार्षिक तापांतर, वह आपको कहाँ मिलेगा, तो ध्रुवों पर मिलेगा। सौर कलंक का चक्र जिससे सूर्यातप की मात्रा निर्धारित होती है कितने वर्ष का होता है, तो ये याद कर लीजिए, सौर कलंक का जो वर्ष होता है वह 11 वर्ष का होता है। प्रकीर्णन की घटना वायुमंडल में कब दिखाई देती है, प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग की बात हो रही है, तो यह सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय, दोनों ही समय। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय दिखने वाली लालिमा का संबंध किस क्रिया से है,
तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो लालिमा दिखाई देती है उसका संबंध प्रकिरणन से है। वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है। वायुमंडल मुख्यतः गर्म कैसे होगा? हम लोग जानते हैं कि सूरज की रोशनी आई तो क्या उससे गर्म होता है? नहीं, पृथ्वी के पार्थिव विकिरण से गर्म होता है। ऊष्मा बजट बताता है। तो यह अंदर आने वाली और बाहर जाने वाली रेडियोधर्मिता में संतुलन को बताता है। कौन? तो ऊष्मा बजट, यानी यह सन है, यह पृथ्वी है, इसे कितना ऊर्जा आया और फिर पृथ्वी ने कितना ऊर्जा यहाँ से इसको वापस लौटा दिया। इसी के संतुलन को अगर हम लोग एक सांख्यिकी में इसको दर्शाएं तो क्या होगा? वही ऊष्मा बजट है। किसका? तो पृथ्वी का हीट बजट कहलाएगा। विकिरण ऊर्जा का वह प्रतिशत जो किसी पृष्ठ से परावर्तित होता है वह कहलाता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? वही अल्बिडो है। सबसे अधिक अल्बिडो और सबसे कम अल्बिडो किसका होता है? कमेंट कीजिएगा। यहाँ देखिए, निम्न में से किसका अल्बिडो सबसे ज़्यादा है? तो जिसका सबसे अधिक अल्बिडो होगा वहाँ तापमान कम है, तो ताजी बर्फ का। और निम्नतम अल्बिडो यानी स्वीटी यानी सबसे कम अल्बिडो निम्नलिखित में से किसका हो सकता है? सबसे कम अल्बिडो। घना बादल, उत्तर ध्रुवी में ताज़ा बर्फ है, शीशा या दर्पण या जोती गई नम मिट्टी। तो जोती गई जो नम मिट्टी है इसका अल्बिडो सबसे कम है, यानी यह हीट को सबसे अधिक एब्जॉर्ब कर रहा है। सिंपल सी बात है। पृथ्वी का अल्बिडो मुख्यतः प्रभावित होता है। तो सामान्यतः जो इसका अल्बिडो किसका? पृथ्वी का प्रभावित होता है पृथ्वी के धरातल की प्रकृति से। पृथ्वी का अनुमानित औसत अल्बिडो है, तो अनुमानित औसत अल्बिडो 32% है, यानी 100 यूनिट अगर ऊर्जा आ गया उसमें 32 यूनिट ऊर्जा को यह डायरेक्ट वापस लौटा देगा। वायु प्रवाह द्वारा तापमान व्युत्क्रमण कहाँ देखने को मिलता है? तापमान व्युत्क्रमण यानी ऊपर गर्म नीचे ठंडा। तो इसे कहाँ मिलेगा आपको? यहाँ देख लीजिए, सब में, यानी जापान के सुआ बेसिन में, भारत के सेब बागवानी के घाटी में, हिमालय के पर्यटक स्थलों पर। निम्नलिखित में से कौन सी दशा सूर्याभिताप की न्यूनतम मात्रा प्रदान करेगी? सूर्याभिताप की न्यूनतम मात्रा बताइए। सबसे कम सूर्य का ताप पृथ्वी पर किस मामले में मिलेगा? यहाँ देखिए, सूर्य के क्षितिज के समीप। पृथ्वी सूर्य की अपनी कक्षा में समीपतम बिंदु पर, दिन की लंबाई अधिकतम पर, रात्रि की लंबाई अपने न्यूनतम स्तर पर, इन सब में सूर्याताप अधिक मिलेगा। लेकिन सूर्य क्षितिज के समीप अगर कोई है, यानी सूरज है इसके किनारे पर अगर कोई है, उसके डायरेक्ट फ्रंट पर नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर सूर्याताप सबसे कम मात्रा में उसको उपलब्ध होगा। वायुमंडल निम्नलिखित में से किसके द्वारा गर्म हो जाता है? वायुमंडल को गर्म करना है, किससे होगा? यह पृथ्वी से विकिरण के द्वारा गर्म होता है। पूर्वी अटलांटिक तट पर जनवरी महीने की समताप रेखाएं सर्वाधिक वक्रता यानी इस तरह से प्रदर्शित करती है। कहाँ? तो पूर्वी अटलांटिक तट पर। कब? तो जनवरी महीने में। ऐसा क्यों होगा? तो इसका कारण है आर्कटिक वृत्त के समीप होने के कारण। कहाँ? तो आर्कटिक वृत्त के समीप। हम लोग जानते हैं कि पोलर वर्टिक्स, बार बार न्यूज में सुनते हैं कि न्यूयॉर्क जम गया, वाशिंगटन ठहर गया, ये सब पोलर वर्टिक्स के कारण होता है। जिस तरह क्या होगा कि समुद्र का तापमान अधिक है, जबकि उसी समय पर वहाँ का जो स्थल का तापमान है, स्थल है मान लेते हैं, तो यहाँ पर तापमान कम है, यह पोलर वर्टिक्स के कारण। जिस कारण क्या होगा? तो समताप रेखा में बहुत कर्व होगा। उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों के मध्य में जुलाई की समताप रेखाओं की प्रवृत्ति होगी। उत्तरी गोलार्ध में बता रहा है महाद्वीपों के मध्य में जुलाई की समताप रेखाएं। जुलाई तो इस समय क्या होगा? और कहाँ? तो कॉन्टिनेंट के भीतरी भाग में तो तापमान अधिक होगा। तो अधिक होगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो यह ध्रुव से दूर भागेगा या ध्रुव की ओर मुड़ जाएगा। तो इसका क्या उत्तर सही होगा? तो जो इसका सही उत्तर है इसका होगा कि ध्रुवों की ओर मुड़ाव होगा, यानी तापमान इतना बढ़ गया है कि ध्रुव के पास तक भी तापमान बढ़ा दिया है इस समय। निम्नलिखित में से किस एक का अल्बिडो उच्चतम है? जो अल्बिडो सबसे अधिक इसका इसमें बताइए। इसमें से कपासी वर्षी मेघ, बालू, गलनशील हिम या पछाव मेघ है। तो गलनशील हिम ये बर्फीन है, इसका ही अल्बिडो सबसे अधिक होगा इन सब के तुलना में। निम्न में से कौन सा अफवाही तापीय प्रतिलोमन से संबंधित नहीं है? तो तापीय
प्रतिलोपन से संबंधित कौन कौन नहीं है इसमें बताइए। खुला आकाश, लंबी एवं शीतल रात, जाड़े की रात, तो ये सब तो आपको सामान्य सी बात है कि है। मंद वायु संचारी यह भी है, लेकिन धरातल के पास आर्द्र हवा की स्थिति, और शुष्क हवा है तब यहाँ ताप विलोपन, क्या कहें उसको, तापीय प्रतिलोमन अधिक दिखाई देगा, लेकिन अगर आर्द्र हवा है तो कम असर होगा। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया वायुमंडल के ऊष्मन में सबसे कम महत्व रखती है? वायुमंडल के ऊष्मन में सबसे कम महत्व रखने वाली, तो याद कर लीजिए, संचालन, संवहन, संघनन की गुप्त ऊष्मा और पार्थिव विकिरण, ये सब तीनों मुख्य रूप से जिम्मेवार है वायुमंडल के ऊष्मन के लिए। ऊर्जा हस्तांतरण की निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाविधि नहीं है ऊर्जा के हस्तांतरण यानी मूवमेंट के लिए? सिंपल बात है, अपक्षरण नहीं, अभिवहन है, चालन है और विकिरण है। पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले सौर प्रमुख कारण मतलब तापमान को विकृत करने के लिए, सिंपल सी बात है, यह पृथ्वी है, ये 0 डिग्री अक्षांश है और यह 90 डिग्री है। यहाँ पर तापमान अधिक है क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पर सीधे 90 डिग्री पर हिट करती हैं, जबकि यहाँ पर तिरछी यहाँ तक कम है। इसमें कौन है? अक्षांश। तो 26 का ये होगा। 27 देखते हैं। धरातलीय ताप का भूमंडलीय प्रतिरूप सामान्यतः नियंत्रित होता है। ताप का जो भूमंडलीय प्रतिरूप है वह सामान्यतः कैसे नियंत्रित होगा? तो महाद्वीप, महासागर, विषमता मंडल, अक्षांश एवं ऊंचाई से। देशांतर आ गया, इससे कोई मतलब नहीं है, सारे देशांतर पर तापमान लगभग एक समान होता है, सब में कॉमन है, अतः यह न होगा। निम्न में से कौन सी समताप रेखा वनों के विकास की ध्रुवीय सीमा मानी जाती है? वनों के विकास की जो ध्रुवीय सीमा है वह तापमान की बात हो रही है, समताप यानी टेम्परेचर की जो लाइन है वह 10 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा, यानी इसके ऊपर जाएंगे यानी इससे अधिक कम तापमान वाला 9 डिग्री हो गया तो वहाँ पर वन नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। विश्व में न्यूनतम तापमान अंकित किया जाता है कहाँ? तो रूस के बर्खोयांस्क में। रूस का बर्खोयांस्क सबसे अधिक है, लेकिन यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव भी लिख दिया है, चलिए तो मान लेते हैं दक्षिणी ध्रुव होगा। सर्वोच्च माध्य ताप वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को कहते हैं। सर्वोच्च माध्य ताप को जोड़ने वाली बिंदुओं को सर्वोच्च माध्य ताप वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? तापीय भूमध्य रेखा। तापीय विषुवत रेखा की सामान्य स्थिति है। तापीय जो विषुवत रेखा है उसकी सामान्य स्थिति तो 0 डिग्री पर है। ताप विपर्य इंगित करता है, यानी तापीय प्रतिलोपन की बात हो रही है, तो ये क्या इंगित करेगा? तो इसके हिसाब से ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि हो रही है, जबकि क्या होना चाहिए था? तापमान में को घटना चाहिए था। निम्न में से कौन ताप वायुक्रम में योगदान नहीं करता है? तो ठंडी, दीर्घ ठंडी रातें, हिमाच्छादित सतह, मेघाच्छादित आकाश, शांत वायु। तो जो मेघाच्छादित आकाश है इसमें क्या होगा कि यह ताप वायुक्रम में योगदान नहीं करता है, बाकी सब दीर्घ ठंडी रात, शांत वायु और हिमाच्छादित सतह ये सब तापीय प्रतिलोपन के लिए जिम्मेवार हैं। ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि क्या कहलाती है? ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि की बात हो रही है, तो तापमान में घटेगा तो उसको क्या कहेंगे? सिंपल बात है, उसको तो हम लोग एडियाबेटिक लैप्स रेट कहते हैं, या सामान्य ह्रास दर होता है तो लैप्स रेट हो जाता है, या सामान्य दर कह सकते हैं। लेकिन ताप व्युत्क्रमण यानी तापमान बढ़ रहा है, तो इसका सही उत्तर कौन होगा आपका? तो सही उत्तर इसका सी है। तापमान की संपर्कीय विलोमता उत्पन्न होती है जब पवन की गति तीव्र हो, सिंपल बात यही होगा। विकिरण की गति मंद हो, न होगा, वायु शांत हो, ओजोन परत सघन हो। पवन की गति तीव्र हो। आगे बढ़ते हैं। भूमंडलीय, यहाँ देखिए, भूतलीय ताप व्युत्क्रम निम्नलिखित से संबंधित है। भूमंडलीय ताप व्युत्क्रम किससे संबंधित है? यह संबंधित है ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान का बढ़ना। निम्नलिखित मौसमी दशाओं में से किसमें नकारात्मक तापमान ह्रास घटित होता है? नकारात्मक ताप ह्रास दर घटित होता है तो तापमान की अविवहनीय विलोमता,
तापमान की समतापीय वर्तन, रुद्धोष्म परिवर्तन या तापमान की पृष्ठीय विलोमता। याद कर लीजिए, तापमान की अभिवहनीय विलोमता की बात हो रही है। हम लोग जानते हैं ऊंचाई के साथ तापमान घटना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बढ़ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रवाही तापीय प्रतिलोमता से संबंधित नहीं है, यानी बाकी सब है। यहाँ देखिए, लंबी एवं शीतल जाड़े की रातें है, खुली आकाश, मंद वायु संचार है, लेकिन धरातल के पास आर्द्र हवा की स्थिति, तो तापमान विलोमता न होगा। निम्नलिखित स्थितियों को पढ़िए और उपरोक्त में से कौन सी स्थिति तापमान में विक्षेप को बढ़ावा देती है। तो मेघाच्छादित आकाश, इसको काट दीजिए, तो बचा कौन आपका, ए सी गया। अब बी है और डी है, इसमें से सही कौन होगा। तो यहाँ देखिए, जो तीसरा है तेज पवन, यह भी सही स्थिति नहीं है। तो ठंडी शुष्क वायु और लंबी शीतकालीन रात, यही मुख्य रूप से जिम्मेवार है तापमान में क्या विक्षेप यानी विलोमन स्थिति के लिए। समताप रेखाओं के वितरण और प्रतिरूप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल में समताप रेखाएं महाद्वीपों पर तीक्ष्णता से भूमध्य रेखा की ओर मुड़ती है। उत्तरी गोलार्ध में ताप प्रवणताएं गर्मियों में शीतकाल की अपेक्षा ज़्यादा होती है। इसमें पूछ रहा कि सही कौन है, यह केवल एक सही, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल मान लेते हैं 0 डिग्री है, मान लेते हैं। तो इस समय जो समताप रेखाएं हैं वह महाद्वीपों पर तीक्ष्णता से क्या होगा, तो भूमध्य रेखा की ओर मुड़ती है, ऐसी होगा। और उत्तरी गोलार्ध में ताप प्रवणताएं गर्मियों में शीतकाल की अपेक्षा ज़्यादा होती है। चलिए, इन्होंने दूसरे को गलत कर दिया और पहले को सही कर दिया, मान लेते हैं हम लोग भी, लेकिन ये इसको कमेंट कीजिएगा। अगर कोई जिम्मेवार व्यक्ति पढ़ रहा है तो इसमें गलत क्या है बताइएगा। तापमान प्रतिलोमता के बनने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों पर विचार कीजिए। तापमान प्रतिलोमता के बनने के लिए निम्नलिखित जो परिस्थिति हैं उसके लिए कौन कौन होगा, तो जाड़े की लंबी रात मुख्य जिम्मेवार, ठंडी और सूखी हवाएं, ये दोनों मुख्य रूप से जिम्मेवार है। तापमान सामान्यतः ध्रुवों की ओर कम होता है, क्योंकि तापमान नहीं, तापक्रम ध्रुवों की ओर सामान्यतः घटते चला जाता है। सिंपल सी बात है कि ध्रुवीय प्रदेशों की ओर बढ़ने पर पृथ्वी के पृष्ठ पर प्रति इकाई क्षेत्र में सौर ऊर्जा परगामीयता कम प्राप्त होती है। नीचे दिए गए रेखाचित्र में दर्शाए परिदृश्यों में से कौन सा सही है। यह ऊंचाई है, बढ़ रहा है, और यह तापमान, इधर जाएंगे तो क्या होगा, तापमान, तो इधर जाने पर तापमान घटेगा, यही ना बात। इधर जाएंगे, इधर प्लस होगा, इधर माइनस होगा, सिंपल सी बात है। इसमें क्या बता रहे हैं कि यह कोशिश कर रहा है। तो यहाँ देखिए, इसमें सही पूछा है, गलत देखते हैं कौन सा सही है। तो ऊपरी सतह प्रतिलोपन है, यानी कि ऊपर जाने पर तापमान बढ़ रहा है। तो यही इसको कहने का अर्थ है कि ऊपरी सतह प्रतिलोपन है, यानी तापमान ऊपर जाने पर बढ़ रहा है। ताप व्युत्क्रमण निम्नलिखित में से किन दशाओं में प्रायः होता है। तो पर्वतीय शिखर पर देर शाम को, शांत स्वच्छ एवं ठंडी ऋतु की रात को, शांत मेघाच्छादित एवं आर्द्र रात को यहाँ तो नहीं होगा। पवन युक्त मेघाच्छादित रात में भी यहाँ नहीं होगा। शांत स्वच्छ एवं ठंडी ऋतु की रात में ताप व्युत्क्रमण निम्नलिखित में से किन दशाओं में प्रायः होता है। प्रायः की बात आ जाएगी तो यहाँ ये होगा प्रायः। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इसमें सही कौन है। सूर्यातप प्रवेशी सौर विकिरण होता है। पृथ्वी की उष्मा सौर विकिरण से प्राप्त होती है। पृथ्वी को सौर विकिरण का केवल 2 अरब में का आधा भाग ही प्राप्त होता है। इसमें पूछ रहा है कि सही कौन है, तो सब सही है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। इसमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो यहाँ देखिए, अपसौर 4 जुलाई को, और अपसौर का समय पृथ्वी व सूर्य के मध्य 94.9 मिलियन की दूरी होती है। यह अपसौर की बात है, यानी तो कौन सा सही है, तो चलिए 1 और 3 सही मान लेते हैं, अपसौर और उपसौर। तो अपसौर मतलब क्या होगा कि अधिकतम दूरी,
उपसौर यानी मिनिमम दूरी। तो जो अपसौर है यह 4 जुलाई को है। अपसौर का समय क्या है, अपसौर में अधिकतम दूरी, तो अधिकतम दूरी थोड़े है, ये तो मिनिमम दूरी है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्यताप की मात्रा 70 किलो कैलोरी प्रति वर्ष होती है, और इसमें कौन सा असत्य है? हाँ सही है। विश्व में अधिकतम सूर्यताप प्रति वर्ष सहारा मरुस्थल में प्राप्त होता है सूर्यताप, यह भी सही है। पृथ्वी द्वारा विकिरित दीर्घ तरंगे पार्थिव विकिरण कहलाती हैं, सही है। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर परावर्तन की क्रिया द्वारा पहुंचती है, यह गलत है। यहाँ ऊष्मा बजट के घटक हैं और विकिरित ऊर्जा है। यहाँ देखना है कि कौन कितना अवशोषित करता है और उसको कौन कितना रिटर्न कर देता है, इनके पूछने का मतलब है। तो देखिए, वायुमंडल द्वारा अवशोषण हीट बजट में आपको ऐसा पढ़ने को मिलेगा 25%, बादल द्वारा रोकी जाने वाली उस ऊर्जा 35%, पृथ्वी को प्राप्त होने वाली प्रत्यक्ष विकिरण 27% और पृथ्वी द्वारा अवशोषण 24% का कर लिया जाता है। यही पृथ्वी का क्या है, तो हीट बजट कह सकते हैं हम लोग इसको। पूर्ण नहीं है, इसमें और भी सारे फैक्टर होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इसमें सही कौन है। गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा यूरोप के तटीय भागों का तापमान ऊंचा बनाए रखती है। चलिए दूसरा देखते हैं। काली मिट्टी से ढके हुए प्रदेश अधिकांशतः सूर्यताप का अवशोषण करते हैं और वहाँ का तापमान अधिक होता है, यह भी सही है। यानी दोनों कथन सही है। अल्बिडो के घटक हैं और प्रतिशत की मात्रा, सबसे कम अल्बिडो किसका होगा इसमें, तो पक्की सड़क का होगा, तो 5 से 10%, और सबसे कम अल्बिडो है। और सबसे अधिक अल्बिडो यानी कौन कितना सबसे अधिक वापस कर दे रहा है ऊर्जा को, यहाँ देखिए ताज़ा बर्फ है, इसका अल्बिडो होगा 40 से 70%। तो ए का 4, तो यहाँ देखिए 50 का कौन सही होगा, यहाँ डी है, ए का 4। फिर जो चारागाह है इसका अल्बिडो 10 से 20% है और फसल का अल्बिडो 15 से 25% होता है। समताप रेखाओं के बारे में कौन सा कथन असत्य है? समताप रेखाओं यानी तापमान वाली रेखा की बात हो रही है। तो समताप रेखाओं के बीच में ताप प्रवणता का अनुमान लगाया जा सकता है, हाँ लगा सकते हैं। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में अधिक मूल्य तथा ध्रुवों पर कम मूल्य की समताप रेखाएं मिलती है, यह भी सही है। तापांतर को दैनिक एवं वार्षिक रूप में प्रदर्शित किया जाता है, सही है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित साइबेरिया तो उत्तरी गोलार्ध में है तथा ग्रीनलैंड में न्यूनतम तापमान पाया जाता है, तो सी गलत हो गया। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, चलिए करते हैं। परवल पौने दीर्घ शीत रात्रियां, मेघ रहित आकाश, शीत शुष्क वायु, ताप व्युत्क्रमण की रचना के लिए उपरोक्त में से कौन सी दशाएं आदर्श दशाएं हैं? तो यहाँ देखिए, दीर्घ शीत रात्रियां और शीत शुष्क वायु, यह दोनों तापीय प्रतिलोपन के लिए आवश्यक है। यहाँ पर कथन और कारण वाला होगा, चलिए देखते हैं। जब शुष्क और आर्द्र रुद्धोष्म ह्रास दर पर्यावरणीय ह्रास दर से कम हो तब स्थिर वायुमंडलीय स्थिति प्रभावित होती है। जब वायु समूह सभी स्तरों पर आरोहित होती है वह आसपास के पर्यावरण से अधिक गर्म होता है, यानी वायुमंडल आसपास से अधिक गर्म है तो वह तापीय विलोमता की स्थिति को दर्शा रही है, तो दूसरा सही है। पहला, जब शुष्क और आर्द्र रुद्धोष्म ह्रास दर पर्यावरणीय ह्रास दर से कम हो तब स्थिर वायुमंडलीय स्थिति प्रभावी होती है, यानी इस समय अब वायुमंडल क्या है तो सामान्य है, लेकिन दोनों एक दूसरे का सही व्याख्या नहीं कर रहा है, दोनों सही है। जब समताप रेखाएं एक दूसरे के पास पास रहती हैं तो वायु दाब प्रवणता अधिक है। दाब प्रवणता अधिक होने पर वायु का वेग अधिक होगा, दाब प्रवणता में डिफरेंस है तो वायु का वेग तो अधिक होगा ही, सही बात है। और समताप रेखाएं एक दूसरे के पास पास रहती हैं तो वायु दाब प्रवणता नहीं, तो उस स्थिति में है कि वहाँ का रिलीफ, सिंपल सी बात है, उच्चावच में अंतर है जिस कारण तापमान में डिफरेंस है। वार्षिक ताप परिसर स्थल क्षेत्रों के ऊपर अपेक्षाकृत अधिक होता है। स्थल क्षेत्र जल निकायों की अपेक्षा शीघ्र गर्म और ठंडे होते हैं, तो जो बी है यानी आर है एकदम परफेक्ट है। और वार्षिक ताप परिसर स्थल क्षेत्र के ऊपर अपेक्षाकृत अधिक होते हैं, भी सही है। इसी यानी कथन का कारण सही स्पष्टीकरण है, अर्थात ये सही होगा, इसका विकल्प ए होता वो वही ठीक होता, यानी कथन कारण की सही व्याख्या कर रहा है।
कथन का जो कारण है वो सही है, यही नहीं होगा। वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा परोक्ष रूप से सूर्य से तथा प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से प्राप्त करता है। चलिए करा दीजिए। पृथ्वी के धरातल पर सौर लघु तरंगे पार्थिव ऊर्जा, लघु तरंगे और पार्थिव ऊर्जा लंबी तरंगों के परिणत होती है। यह भी सही है, यानी एक दूसरे की सही व्याख्या भी ये कर ले रहे हैं। समताप रेखाएं आपस में समानांतर नहीं होती हैं। पृथ्वी पर तापमान की भिन्नता व्यवस्थित नहीं होती है, इसी कारण वे समानांतर नहीं होती है। तो क्या ऐसा है? समताप रेखाएं इसी तरह से न होगा तो ये तो समानांतर होगी। और पृथ्वी पर तापमान की भिन्नता व्यवस्थित नहीं है। तापमान तो एक तरह से व्यवस्थित ही, अक्षांश के हिसाब से ही नहीं, थोड़ा बहुत कहीं कभार अपवाद स्वरूप उसमें बदलाव हो जाता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक महाद्वीपीयता बर्खोयांश में पाई जाती है। बर्खोयांश में वार्षिक तापांतर लगभग 60 डिग्री रहता है। तो एकदम सही बात है, यानी एक दूसरे की सही व्याख्या कर रहे हैं और दोनों बात कथन भी सही है। तापक्रम विलोमता क्षोभ मंडल में होती है, ट्रोपोस्फीयर में, सही है। तापक्रम विलोमता का आशय ऊपर की ओर जाने पर तापमान का घटना है। अरे भाई ऐसा थोड़े है, उल्टा बोल दिए, यानी ये तो सही है लेकिन ये कहाँ गया, ये कथन सही है लेकिन कारण गलत है। ऊपर की ओर जाने पर तापमान घटेगा नहीं, बढ़ेगा। सूर्यातप से तप्त पृथ्वी के संपर्क में आने वाली गर्म हो जाती है। सूर्यातप से तप्त पृथ्वी के संपर्क में आने वाली गर्म हो जाती है। क्या? पृथ्वी की सतह बहुत गर्म होती है। पृथ्वी पहले ही से गर्म थोड़ी है, दूसरा गलत बात है। और सूर्यातप से पृथ्वी से तप्त पृथ्वी के संपर्क में आने वाली गर्म हो जाती है। क्या? तो गैसें गर्म हो जाती हैं, इस पर ध्यान न दीजिए। दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाएं अक्षांश वृत्तों का अनुसरण करती है। दक्षिण गोलार्ध की बात है क्योंकि वहाँ पर स्थल कम है, अतः दक्षिण सही है। तब ना चीखता चालीसा पीटता पचासा इसे पढ़ते हैं हम लोग। और दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग की अधिकता है, इसी के कारण है, यानी इसका विकल्प ये सही होगा। कथन और कारण दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या कर रहे हैं। समताप रेखाएं आपस में समानांतर नहीं होती है। पृथ्वी पर तापमान की भिन्नता व्यवस्थित नहीं होती, तो यह दोनों गलत है, यानी इसमें क्या होगा? समताप रेखाएं आपस में समानांतर नहीं होती, यह गलत है। और पृथ्वी पर तापमान की भिन्नता व्यवस्थित नहीं होती है, हाँ यह सही है। हमने गलत बता दिया कि होती है, नहीं होती है। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा तापमान बहुत कम पाया जाता है। कहाँ? तो दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा। चलिए आगे देखते हैं। दक्षिण में हिमच्छादित अंटार्कटिका महाद्वीप का बृहद भूखंड शीत का एक प्रमुख स्रोत है, यही मुख्य कारण है। अतः कथन और कारण दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी कर ले रहे हैं। साफ आसमान के दिन जब सूर्य एकदम सिर के ऊपर होता है तो सभी दिशाओं में नीला आसमान देखा जा सकता है। दृष्टिगत प्रकाश की ज़्यादा लंबी तरंग दैर्घ्य लघु तरंग दैर्घ्य की तुलना में ज़्यादा तिरछी होती है। यही कारण है कि क्या पूरे में छा जाती है? नहीं, यह तो गलत बात है। सिर्फ और सिर्फ इतना याद कर लीजिए, ये कथन ए सही है। उष्मीय विषुवत रेखा की औसतन स्थिति वास्तविक विषुवत रेखा के उत्तर में है। उत्तरी गोलार्ध में अधिक स्थलीय भूभाग पाया जाता है, यह तो सही है 65 में। तो 65 में एक दूसरे की दोनों सही व्याख्या भी कर ले रहे हैं। और उसमें जो विषुवत रेखा है कि औसतन स्थिति वास्तविक विषुवत रेखा यह 0 डिग्री है, तो इसका मतलब 90 डिग्री, यानी यहाँ पर होगा 90 डिग्री पोल पर। इस तरह से ये चलेगा। सूर्यातप की मात्रा उपोष्णीय क्षेत्र में अधिकतम पाई जाती है। विषुवतीय रेखा पर मेघों की मात्रा अधिकतम होती है। सूर्यातप की मात्रा जो उपोष्णीय क्षेत्र में अधिक पाई जाती है, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा की बात हो रही है, अतः सही बात है। और विषुवत रेखा पर मेघों की मात्रा भी अधिक पाई जाती है, लेकिन दोनों में एक कोई संबंध नहीं है। पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण की तुलना में पृथ्वी से उत्सर्जित विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म होता है, सही है। वायुमंडल में विद्यमान जलवाष्प तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस लघु तरंगों वाले विकिरण के अच्छे अवशोषक हैं, दोनों कथन सही है। और वार्षिक ताप परिसर स्थल क्षेत्रों के ऊपर अपेक्षाकृत अधिक होता है और स्थल क्षेत्र जल निकायों की अपेक्षा शीघ्र गर्म और ठंडे होते हैं। तो आर तो एकदम सही है, किधर से कोई इसमें दो राय नहीं है। और
कारण ये भी सही है, अतः दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या भी कर ले रहे हैं। विश्व का निम्नतम यानी मिनिमम तापमान उत्तरी ध्रुव पर पाया जाता है। उत्तरी ध्रुव के चारों ओर आर्कटिक महासागर का विस्तार है। तो यहाँ पर आर सही है, लेकिन ये गलत है, ये दक्षिणी ध्रुव में पाया जाता है। वायुमंडल की मोटाई एवं अक्षांशीय स्थिति सूर्यातप के भूतल पर वितरण के प्रधान कारक है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडल विरल होता जाता है। ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि वायुमंडल ऊंचाई बढ़ने पर विरल होता चला जाएगा, तो आर तो सही हो गया। और वायुमंडल की मोटाई एवं अक्षांशीय स्थिति सूर्यातप के भूतल पर वितरण के प्रधान कारक हैं। तभी तो देखते हैं ना 0 डिग्री पर जो ट्रोपोस्फियर है इसका अधिक मोटा है और पोलर कम है, क्योंकि ताप से ही इसके मोटाई में दुबलापन और मोटापन हो रहा है। अतः ये भी सही है, आर भी सही है, लेकिन दोनों में संबंध न है। कुछ क्वेश्चन जो पहले आए हुए हैं। ताप व्युत्क्रम के दौरान घटित होने वाली अत्यधिक अस्थायी दशाएं वह होती है जब तापमान वास्तव में ऊंचाई के साथ साथ बढ़ता है। ताप व्युत्क्रमण से अधिक ऊर्ध्व वायु गमन होती है। तो ए और आर दोनों सही है, और आर एक ही सही व्याख्या भी कर ले रहा है, तभी तो तापमान में व्युत्क्रमण हो जाएगा, उल्टा हो गया। 1 ग्राम जल का 10 डिग्री सेल्सियस के तापमान तक गर्म करने के लिए ऊष्मा की कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? 1 ग्राम जल को 10 डिग्री सेल्सियस के तापमान तक हमको अगर उसको गर्म करना है तो ऊष्मा कितना लगेगा? तो 5 कैलोरी ऊष्मा लगेगा, याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस अधिकतम उष्ण महीने के औसत तापमान को दर्शाने वाली समताप रेखाओं को सामान्यतः टुंड्रा जलवायु की भूमध्य रेखीय उपांत की मान्यता दी गई है? यानी एक समताप रेखा बता दीजिए कि वह टुंड्रा जलवायु को घोषित करता है। सिंपल सी बात है, इतना ही याद कर लीजिए। तो वह जो समताप रेखा होगा वह 10 डिग्री सेल्सियस है, यानी गर्मी के दिन में इससे अधिक तापमान नहीं होना चाहिए, तब वह टुंड्रा जलवायु है। कथन और कारण में ला गया। जब सूर्यातप सब जगह समान रूप से पड़ता है तब भूसतह जल भाग की तुलना में ज़्यादा तेजी से गर्म हो जाता है। धरती अपारदर्शी है जबकि जल सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है। तो इसका क्या उत्तर है? जब सूर्यातप सब जगह समान रूप से पड़ता है तो भूसतह जल भाग की तुलना में तेजी से गर्म होता है, तो जानते ही हैं। धरती अपारदर्शी है जबकि जल सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है। यही कारण है कि पृथ्वी तल जल्दी गर्म होता है और पानी लेट से गर्म होता है। तो इसका उत्तर ए होगा, यानी एक कथन फिर बाला गया। समान तापमान में जमीन की सतह जल सतह की तुलना में अधिक तेजी से और अधिक गर्म होती है। जमीन का विशिष्ट तापमान जल के विशिष्ट तापमान से अधिक होता है, इस कारण होगा। यहाँ देखिए ये सही है, क्योंकि विशिष्ट तापमान जल का अधिक होता है, जमीन का नहीं होता है। एक विमान 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, उस ऊंचाई पर तापमान -40 डिग्री सेल्सियस है, तो भूमि पर आसपास का तापमान कितना होता है? हम लोग जानते हैं कि प्रति किलोमीटर या कहें कि 165 मीटर पर 1 डिग्री तापमान ऊंचाई बढ़ने के साथ ही तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से घट जाता है प्रति 165 मीटर। तो इसी से आप निकाल लीजिए। वहाँ पर -40 डिग्री है, तो 10,000 किलोमीटर पर -40 डिग्री, तो उससे आप 165 से उसमें भाग दे दीजिए, तो जितना आएगा उसमें से घटा लीजिएगा। तो जो छठे का आंसर है वह देख लीजिए, 25 डिग्री सेल्सियस उस समय धरती का तापमान है। सिंपल सी बात है। 1 किलोमीटर पर लगभग 6.5 डिग्री तापमान घट जाता है ऊपर जाने पर। तो 10 किलोमीटर है, यानी कि वहाँ पर 65 डिग्री तापमान यह घट गया है, तब -65 होने पर 40 डिग्री पहुँचा है। ये तो भी -40 ही है, यानी तो प्लस 25 बचा, तो यह 25 डिग्री सेल्सियस हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का एक स्थान सर्वाधिक गर्म स्थान है? जो सर्वाधिक गर्म है वह अल अजीजिया है। कहाँ का है? तो इथोपिया में है। नीचे सूचीबद्ध स्थानों में से किसमें उच्चतम वार्षिक तापांतर हो सकता है, होना चाहिए? बताइए। अधिकतम वार्षिक तापांतर, तो ध्रुवीय हिमटोपी, इसी में सबसे अधिक वार्षिक तापांतर होगा। 6 महीना गर्म तो 6 महीने ठंडा।
लेकिन यहाँ देखिए ध्रुवीय हिम टोपी पूछ दिया तो हिम टोपी यानी होता गर्मियों में उसमें बर्फे है। यहाँ देखिए मध्य अक्षांशीय महाद्वीपीय केंद्र यानी साइबेरिया का मैदान, जो ठंड के दिन में -7 डिग्री है, गर्मी के दिन में 30 डिग्री या 40 डिग्री तक तापमान हो जाता है। तो ये मध्य अक्षांशीय महाद्वीपीय केंद्र होगा। सूर्यास्त के बाद भी सीमित उष्णता वायुमंडल द्वारा किससे प्राप्त की जाती है? तो सूर्यास्त के बाद तो पार्थिव विकिरण द्वारा। और पार्थिव विकिरण कौन करता है? तो पृथ्वी करती है। यदि सूर्य का उत्थापन कम होता तो स्वीति यानी एल्बिडो क्या होता? तो सूर्य का उत्थापन अगर कम होता तो जो अल्बिडो होता वो और बढ़ जाता। सिंपल सी बात है। तो आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।